हाईकोर्ट ने हमारी अपील नामंजूर कर दी तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक जाएंगे। लेकिन इस दरिंदे नईम भट्ट को मैं जेल में नहीं फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूं, जिसने मेरी शौविक जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब सुप्रीम कोर्ट हमारे केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में काउंट कर ले। इसलिए तो मैं कल सेंट्रल जेल जा रहा हूं। हमें कोर्ट में इतना साबित करना है कि नईम भट्ट को अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जेल अथॉरिटीज और वहां के कैदियों से मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा। यू डोंट वरी, नईम भट्ट जेल से सीधा फांसी के तख्ते पे जाएगा। जी साहब। उमेश, कल एक लॉयर आ रहा है, उसे कैदी नंबर 52 नईम भट्ट, उसकी डिटेल चाहिए, देख लें आप। कैदी नंबर 52? ध्यान नहीं आ रहा है। मैं कैदी नंबर 52? वो तो परोल पे है 6 महीने से। क्या पैरोल पे है 6 महीने से? ये कैसे हो सकता है? जाओ पैरोल रजिस्टर लेके आओ। जी साहब। 7 दिसंबर 2018 पैरोल पे कैसे हो सकता है ये? अब क्या करें साहब? क्या कमिंग सर? आओ खड़ा हो। क्या है सर? जय हिंद। तो मैं तुम्हारा एक केस स्टडी कर रहा था। तुम्हारा पुराना केस फिर से रीओपन करने की नौबत आ गई है। कौन सा केस सर? ये उस वक्त का केस है जब तुम पीएसआई हुआ करते थे। ये भट्ट बहुत शातिर मुजरिम है सर। अगर इसके इस तरह फरार होने की खबर बाहर आई तो डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो सकती है। इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर और ये केस तुमसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। ये भट्ट कश्मीर का रहने वाला था। आई थिंक ये भागकर वहीं गया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर उसे जरा भी भनक लगी कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बॉर्डर पार करके उस पार चला जा सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी और एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा। राइट। और कश्मीर की हालत तो तुम्हें पता है। फिर भी हमने पिछले हफ्ते लोकल पुलिस की मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसमें तुम्हारा जूनियर अमर दीक्षित भी शामिल था। सर? हाँ अमर, मैं भी तुम्हारी उस कश्मीर वाली केस के बारे में बात कर रहा था। विल यू प्लीज ब्रीफ हिम? यस सर। सर, तकरीबन एक हफ्ते पहले हमने लोकल पुलिस की इंफॉर्मेशन से एक घर पे रेड किया था। उतरो जल्दी। कौन सा घर है जनाब? ये वाला। तुम लोग यही रुको, मैं आगे जाता हूँ, मुझे बैकअप देना। शायद यूनिफॉर्म में रेड करना गलत मूव था। हम एक और गलत मूव अफोर्ड नहीं कर सकते और ज्यादा दिन तक परोल से फरार कैदी की खबर को दबा भी नहीं सकते। अगर हमने क्विक रिजल्ट्स नहीं दिए तो ये केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी सर। मैं अभी इसी वक्त इस केस पर लग जाता हूँ। बट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। इस मिशन के लिए टीम मैच चुन। ओके, थैंक यू सर। और सर, एक रिक्वेस्ट और है, मुझे इस केस में फ्री हैंड चाहिए। ओके, आई फुल्ली सपोर्ट यू। लेकिन एक बात है, जस्ट सी टू इट कि भट्ट बॉर्डर पार न कर पाए। आई वॉन्ट हिम बिहाइंड द बार्स एट एनी कॉस्ट। क्राइम पेट्रोल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि लोगों में अपराध के खिलाफ सतर्कता बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए भी सबक बन जाते हैं। आज का ये केस उन गिने चुने केसेस में से एक है जिसने सरकार को कई सालों से चले आ रहे 2 कानूनी प्रावधानों में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। नियम कानून में मौजूद उन खामियों को उजागर किया जिनका फायदा उठाकर शातिर खिलाड़ी कानून से लुका छिपी का खेल खेलते थे। मिस्टर मेहता, सेटलमेंट करना ही सही रहेगा। मैं सामने वाली पार्टी से कह करके 15 लाख तक का कंपनसेशन करवा सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके। हाय मिस पायल। आप कौन? जी, मैं वो हूँ जिनसे आप यहाँ मिलने आए हैं। अभिजीत। राइट। नाइस मीटिंग यू। तो क्या फैसला किया आपके क्लाइंट ने कंपनसेशन के बारे में? देखिए, कंपनसेशन में जो है आपको 20 लाख। मेरे क्लाइंट कंपनसेशन में 20 लाख देने को तैयार है।
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, क्यों मिस्टर मेहता? ओके आइए, हाथ मिलाइए। मिस्टर मेहता, एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए और इसके लास्ट पेज में आपका साइन चाहिए होगा। पिछले 6 महीने से इस नईम भट्ट को किसी ने नहीं देखा, तो पूरे चांसेस हैं कि इसने अपना नाम, हुलिया सब कुछ बदल लिया होगा। बहुत शातिर। ऐसे शातिर मुजरिम मैंने अपने करियर में बहुत कम देखे हैं, जिन्हें ना सजा का खौफ है ना गुनाह का कोई पछतावा। पर ऐसा शातिर मुजरिम पैरोल जम करके बाहर आज़ाद घूम रहा है, ये सोच कर ही मुझे गुस्सा आता है। सर, ये नईम भट्ट जिस जेल में बंद था, वहाँ से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या? क्योंकि उस जेल में कोई तो ऐसा होगा जो इसका दोस्त बना होगा। आपका होगा, क्योंकि नईम भट्ट दोस्त बनाने में माहिर है। मिस पायल, हैप्पी? आपकी सोच से ज़्यादा कंपनसेशन दिलवाया मैंने। लेकिन क्यों? अपने क्लाइंट का नुकसान क्यों? केस तो आपका भी स्ट्रांग था। लेकिन क्या है, सच आपके साथ था और क्लाइंट से ज़्यादा सच की फिक्र करने की आदत है मेरी। वाह, इम्प्रेसिव। ठीक है, मिलते हैं कभी। कल मिले कॉफ़ी पे, अगर आप फ्री है तो। सो फास्ट? नहीं, इफ़ यू डोंट वांट, हम कभी भी, आप जब आप फ्री हो तो, ऐसा जब आप। नो नो, आई लाइक इट। मिलते हैं कल। श्योर। साहब, मैं मानता हूं कि मैं और भट्ट एक ही सेल में 1 साल से थे। हाँ, थोड़ी बहुत दोस्ती थी उससे, पर और वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। अच्छा, कभी बातचीत में उसने बताया कि पैरोल पर छूटने के बाद वो कहाँ जाएगा? कश्मीर जाएगा या कहीं और? वादियों में जाने की बात वो अक्सर करता था। हाँ साहब, एक आध बार उसने बताया था कि उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं उस पार। उस पार? तुम भी सेंट पीटर कॉलेज से पढ़े हो? मुझे तो कभी कॉलेज में दिखे ही नहीं तुम। क्या है ना, क्लास में कम, अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में जाता रहता था। क्या नाम था? बताओ ना। तुम्हें क्या बताऊं, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पता आज तक। अच्छा, मतलब दैट साइलेंट लवर टाइप। तुम फट्टू हो क्या? जाओ जाके प्रपोज करो। पक्का? पक्का। आज तो प्रपोज करना ही पड़ेगा। तो लॉयर पायल, मेरे दिल का केस तुम्हारी प्यार की अदालत में रख रहा हूँ। प्लीज मुझे अपने साथ उम्र कैद की सजा सुना दो। सर, ये नईम भट्ट कठुआ का रहने वाला है और इसके कुछ रिलेटिव्स पुंछ के आसपास के एरिया में भी हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। लोकल पुलिस से बात की है मैंने सर, पर मुझे लगता नहीं कि वो लोग कुछ ज़्यादा मदद करेंगे। पिछली बार हम लोग गए थे तो लोकल लोगों ने पथराव किया था। इससे कुछ बातें साफ हैं। नईम भट्ट का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए उसे तुम लोगों के आने की खबर पहले से मिल गई। और दूसरी ये कि वहाँ के लोकल लोग नईम भट्ट को बेगुनाह समझते हैं, इसलिए उन लोगों ने पथराव किया। तो इस नईम भट्ट को हम पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे, और ज़रूर पकड़ेंगे। भेड़ों के झुंड में घुसने के लिए अगर भेड़ बनना पड़ा तो बनेंगे, पर पूरी तैयारी के साथ। हसन मेहंदी, तुसी जलंधर से हो? हाँ जी। ठीक है, नौकरी पे रख रहा हूँ और कल किसी सोसाइटी में ड्यूटी फिक्स करता हूँ तेरी, ठीक है? शुक्रिया पाजी। चलो, कोई बात नहीं। तो क्या चुनाव? मैं चुना असलम। वेल सयोर। बात को गुलफाम साहब, आपने इतने कम वक्त में हम सबको इतनी अच्छी कश्मीरी सिखा दी, बहुत शुक्रिया। अब गुलफाम साहब, अब इनकी ज़बान का मसला तो हल हो गया, ज़बान से कश्मीरी बन गए। अब मसला है लिबास का, लिबास का भी इंतज़ाम करना है। आज ऑफिस में जाओ। सॉरी पायल, पर मुझे तो जाना पड़ेगा ना। क्या है कि दुबई का प्लान तुम्हारा पोस्टपोन हुआ है, मेरा नहीं। मेरा तो ऑफिस चालू है ना, और क्लाइंट को क्या बोल के मना करूँ यार? लॉयर साहब, आप हमारे लिए झूठ नहीं बोल सकते। हाँ मैडम, लॉयर हूँ, लायर नहीं। और तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारी जो छोटी बहन निशा, जिसके एग्ज़ाम के वजह से हमारी शादी मार्च में ना होके दिसंबर में हो रही। तो अगर हमारी शादी अभी तक हो चुकी होती तो हम दुबई में सेटल हो चुके होते और हनीमून की तैयारी कर रहे होते, नहीं? तो थैंक्स टू योर बहन। बाय बाय, सी यू। बाय। इसमें आप लोगों के कश्मीरी नाम, पते और हर तफसील मौजूद है। इसमें जो भी तफसील है उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए।
क्योंकि पूरे मिशन के दौरान हम में से कोई भी एक दूसरे को उसके असली नाम से नहीं बुलाएगा। आज से हम जो भी हैं वही हैं जो इस लिफाफे में हैं। और अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो हम एक दूसरे को गुलफाम साहब के जरिए पैगाम भिजवाएंगे। साहब, गुलफाम साहब, आप कश्मीर में अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर रहे हैं ना? जी जनाब। तो बस तैयार है हम लोग जन्नत के सफ़र के लिए, और जन्नत में छुपे हुए शैतान को पकड़कर यहाँ लाने के लिए, वो भी जल्द से जल्द। इससे पहले कि वह शैतान किसी और मासूम को अपना निशाना बनाए, हमें गर्दन से घसीट कर उसे यहाँ लाना है। एक जवान इंडिपेंडेंट लड़की की उसके अपने ही घर में हत्या कर दी गई थी। सुबह की पहली किरण आते ही पूरा शहर दहशत से कांप उठने वाला था। पढ़ाई या नौकरी के लिए अकेले रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा एक चर्चा का विषय बनने वाली थी। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि एक पॉश सोसाइटी में अपने घर की चार दीवारी में अगर कोई महफूज नहीं है तो फिर वो कहां है? हेलो बेटा, बोल। फाइल को किसी ने मार दिया। की बोलছিস? पिछड़ी अपनी। अभिजीत। अभिजीत सर। आप? सर मैं विवेक हूँ सर, पायल और अभिजीत का म्यूचुअल फ्रेंड। जब आप घर में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा? जब मैं घर में आया तो चाबी रखी, किचन में पानी पिया, फिर विवेक को, और फिर आपको। इतनी सुबह आप कहाँ से आ रहे थे? ऑफिस से। आप हर रोज ऑफिस से कितने लेट आते हैं? कुछ काम था केस को लेकर। आपकी पायल से आखिरी बार कब बात हुई थी? हेलो। आसपास सब जगह लाइट है, बस हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तुम प्लीज आ जाओ ना।
यार बेबी अभी तो नहीं आ पाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम वॉचमैन को बोल दो इलेक्ट्रिशियन बुला देगा कोई। अच्छा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में, ठीक है? ओके बाय। दोबारा लाइट चली गई थी? हाँ, इलेक्ट्रिशियन का कहना था कि वायरिंग का इशू है, इसलिए बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा था। अभी तो लाइट है। अच्छा सुनो ना, तुम कब तक आ रहे हो? जल्दी आ जाओ ना प्लीज़। ओके बाबा, कोशिश करता हूँ। और कोशिश करके आप कितने बजे तक घर पहुंचे? 4 बजे के आसपास। सर मैं पायल और अभिजीत का पड़ोसी हूँ और इस सोसाइटी का सेक्रेटरी भी। सर रात को ना तो मेरे घर की लाइट गई और ना ही किसी सोसाइटी मेंबर के घर की। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी चेक की, वहाँ से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। सर पायल बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी सोसाइटी में भी ये सब हो सकता है। अच्छा ये पायल और इसके पति के रिश्ते कैसे थे? सर इन दोनों के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभिजीत और पायल ने अभी शादी नहीं की थी, दोनों लिविंग में रहते थे। हाँ सर, हम लोगों ने शादी नहीं की थी, लिविंग में रह रहे थे। अभिजीत, घर में किसी भी तरह के फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। अब एक बात तो साफ, घर में जो भी दाखिल हुआ उसके लिए या तो पायल ने दरवाज़ा खोला या फिर उसके पास घर की चाबी पहले से मौजूद। आपके और पायल के अलावा घर की चाबी किसी और के पास रहती थी? मेरे पास और एक पायल के पास। लेकिन घर में तो हमें एक ही चाबी मिली, दूसरी चाबी कहाँ? खैर, दूसरी चाबी जहाँ भी है वो हम पता लगा लेंगे। अगर वो घर में हुई तो ढूंढ ही लेंगे। वैसे दूसरी चाबी घर में ही है ना? आप ये बताइए, आपने घर पर आने के बाद किन किन चीज़ों को टच किया? फ्रिज, बॉटल, ग्लास, इनके अलावा किन किन चीज़ों को? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब वकील ने इतना तो जानते ही होंगे ना कि क्राइम सीन को टेम्पर नहीं करते, टेम्पर करते क्रिमिनल। और आपने टेम्पर किया, चीज़ों को छुआ, क्यों? अच्छा, आप बता रहे थे कि आप ऑफिस में देर रात तक काम कर रहे थे, राइट? किसी ने देखा होगा आपको? कोई गवाह, कोई विटनेस कोई है? वॉचमैन ने देखा होगा शायद। जिस क्लाइंट के केस पर आप काम कर रहे थे उस क्लाइंट का नाम तो याद होगा आपको? क्लाइंट का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर? सर प्लीज़ डोंट माइंड सर, आई थिंक उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है सर। आई मीन उसकी हालत देखिए सर। अभी जो लाश गई है यहाँ से, उसकी हालत देखिए आप। खून से लथपथ लाश यहाँ से गई है और खून किसने किया ये पता करना हमारी ड्यूटी है। क्लाइंट का नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब दीजिए। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हो सकता है अभिजीत शादी ना करना चाहते हो, लेकिन पायल मान ना रही, वो शादी करना चाहती है। सर अभिजीत खुद वकील, फिर भी उसने क्राइम सीन पे जगह जगह चीज़ों को टच किया। अब ये सब उसने जानबूझ के किया या उससे अनजाने में हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर। कॉल रिकॉर्ड निकलाओ वकील साहब को, और बिल्डिंग का सीसीटीवी अरेंज हुआ? जी सर। बारह बज के 21 मिनट पे ये गार्ड के साथ कोई आ रहा है, शायद ये इलेक्ट्रिशियन, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। गार्ड के साथ फिर से वही शख्स, लेकिन इस बार भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। कौन है ये? सर इलेक्ट्रिशियन लगता है, क्योंकि 2-3 इलेक्ट्रिशियन बिल्डिंग में आते रहते हैं, लेकिन ये कौन है ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन सारे इलेक्ट्रिशियन पास की बस्ती में रहते हैं। जरा गार्ड को बुलाइए, उसको बताओगे। सर वो तो नाइट शिफ्ट में था, अभी घर गया है। ये सेकंड फ्लोर का कमरा है, इसकी फुटेज प्ले क्यों नहीं हो रही? समझ नहीं आ रहा सर, इसे क्या हो गया? पिछले हफ्ते तो सारे कैमरे चेक करके गया था आदमी, लगता है फिर खराब हो गया। शायद खराब हुआ नहीं है, खराब किया गया। जितने भी इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे आते हैं सबका एड्रेस दीजिए और मुझे पूरी रात की फुटेज चाहिए। जी सर। नहीं सर, मैंने गया था कल रात को। सच बोल रहा है ना? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब। मैं जीवन ज्योति बिल्डिंग में जाता हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए, लेकिन कल रात को नहीं गया मैं। हाँ सर, कल 2 बार गया था जीवन ज्योति सोसाइटी, और 203 वाली मैडम के घर की लाइट चली गई थी। यहाँ तो सब ठीक है मैडम, मैं नीचे एक बार मेन स्विच देख के आता हूँ। 203 ना? अरे यार ये एमसीबी ड्रिप हुआ है यार। लाइट आ गई ना मैडम? हाँ भैया। अरे मैडम वो कुछ था नहीं, मेन स्विच का एमसीबी ट्रिप हो गया था, तो अभी ठीक कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू। लेकिन आधे घंटे बाद गार्ड का फिर से फोन आया, तो जाके देखा तो एमसीबी ट्रिप हुई थी, उसको ठीक किया और फिर मैडम को बताया
आप एक काम करो, कल तक के लिए ना एसी और गीजर मत चलाना। कल आके मैं पूरी वायरिंग चेक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक। फिर मैं घर आ गया साहब। तेरी उंगली पे क्या हुआ? सब चोट लग गई थी। कब? कल। कैसे? सब भाजी काटते समय। जब तुम बिल्डिंग से बाहर आए थे तो निकलते हुए किसने देखा था? हाँ साहब, वो देखा था ना, वो गार्ड अहमद ने देखा था। सब उसके पास मेरा 500 रुपया उधार है साहब, दे नहीं रहा है। आप लोग बोल देंगे तो दे देगा साहब वो। देख, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने कुछ झूठ बोला था या छुपाया था तो एक बात याद रखना, मैं बत्ती गुल नहीं करूंगा, पूरा फ्यूज उड़ा दूंगा। शहर छोड़ के कहीं मत जाना, समझ गए? सोसाइटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, हो सकता है सीसीटीवी इसने खराब किया। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा इसका। हाँ बोलो विवेक। अरे पुलिस अभिषेक को पुलिस स्टेशन लेके गई पूछताछ करने के लिए। क्या? तो वकील साहब, प्लानिंग तो बड़ी तगड़ी की। पहले देर रात तक ऑफिस में रुकने का बहाना किया, फिर चुपके से आके पायल का मर्डर किया, उसके बाद माँ को फोन किया, दोस्त को फोन किया और उसके बाद बुलाया हमें। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? पायल जिंदगी थी मेरी, मैं क्यों मारूंगा उसे? यही पूछने के लिए तो बुलाया कि क्यों मारा उसे। और ये एक्टिंग मत करो, एक्टर नहीं हो, वकील है, फिर भी क्राइम सीन को जानबूझकर टेम्पर किया। क्यों? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो पायल के साथ ये सब हो रहा था तो मैं ऑफिस में था। आप ऑफिस का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं 100% श्योर हूं कि आप ऑफिस में ही होंगे। ये मेंशन होगा वहां पे। वकील जो तगड़ी प्लानिंग तो की होगी। तो घर कितने बजे पहुंचे? सर कितनी बार बोल चुका हूं मैं आपसे, 4 बजे के आसपास। तो 4 बजे के आसपास जब आप अपने घर पहुंचे तो एंट्रेंस पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसमें आपकी गाड़ी आते हुए नजर क्यों नहीं आ रही? गेट नंबर 2 से आए। एग्जैक्टली 2 नंबर गेट से। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था कि 2 नंबर का सीसीटीवी खराब है। मुझे कैसे पता होगा सर? कोइंसिडेंस हो सकता है। कोइंसिडेंस? जिस गेट से आप एंटर हुए वहां का सीसीटीवी खराब, जिस लॉबी में गए वहां का सीसीटीवी खराब, जिस फ्लोर पे आप रहते हो वहां का सीसीटीवी खराब, और बाकी बिल्डिंग के तमाम सीसीटीवी चल रहे हैं। वकील साहब, इसे कोइंसिडेंस नहीं, इसे कहते हैं प्लानिंग। कैसे समझाऊं सर आपको? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। सर पायल की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अमजद पठान फरार है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने अहमद पठान को हायर किया था वहां से उसकी पूरी डिटेल्स निकलो। ये एड्रेस है, लाल चौक कश्मीर। बस कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लिया, ऐसी जॉब पे रख लिया। कौन है अहमद पठान? मैं किसी अहमद पठान को नहीं जानता। आप बाहर क्यों है सर? अहमद पठान 1 साल से तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन था और तुम्हें याद नहीं? हाँ सॉरी, आपने अचानक पूछा तो दिमाग से निकल गया। और अब अचानक पड़ा तो दिमाग में आ गया, है ना? अहमद पठान 1 साल से तुम्हारी गाड़ी साफ कर रहा था, तुम्हारी इससे कभी बात नहीं हुई? अब कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। हमने जो बोलना था बोल चुके हैं। अब साफ साफ तुम बताओ कि अहमद पठान को कितने पैसे दिए पायल को मारने के लिए? तुम्हारे और पायल के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? सर आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप मेरा दुख कम नहीं कर सकते कम से कम उसे बढ़ाइए मत। दुख या पछतावा? होता है
जब कोई पहला पहला जुर्म करता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, उसका ज़मीर उसे बहुत कोसता है, जैसे तुम्हारा ज़मीर इस वक्त तुम्हें कोस रहा है। लेकिन इसका एक इलाज है, अगर जुर्म करने वाला अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसे सुकून मिलता है, राहत मिलती है। अगर तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो तुम्हें भी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। क्या हो गया भाई? मार्च में शादी? दीदी तब तो मेरे एग्जाम्स होंगे ना। लेकिन निशा, अगर मार्च में शादी नहीं हुई तो उसके बाद सीधे दिसंबर का मुहूर्त है। और पायल, हमारा दुबई सेटल होने का प्लान पूरा पोस्टपोन हो जाएगा यार। तुम काम में क्या लगे हो, अपनी बहन को समझाओ थोड़ा। तुम फिक्र मत करो, शादी से पहले तुम्हारा जो साथ रहने का प्लान है ना, बहुत अच्छा है ना पापा? अहमद पठान, अभी तो सिर्फ तेरी टांगे तोड़ी, अगर सच नहीं बोलना तो पूरे जिस्म की हड्डी पसली एक कर देंगे। मारना है तो उसे मारो जनाब, जिसके कहने पर मैंने उस लौंडिया को मारा। किसके कहने पर? अभिजीत। पठान के बयान ने पायल और अभिजीत की लव स्टोरी को हेट स्टोरी का एंगल दे दिया था। क्या पठान सच बोल रहा था? क्या अभिजीत ही पायल की हत्या का मास्टरमाइंड था? अगर ये सच था तो ऐसा क्या हुआ था पायल और अभिजीत के बीच जो इस जुर्म का मकसद बना? और अगर पठान झूठ बोल रहा था तो क्या वजह थी पायल को इतनी बेरहमी से मारने की? और पठान क्यों अभिजीत को फंसाना चाहता था? दावे के साथ अभी कुछ भी कहना मुश्किल था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कई चौंका देने वाले खुलासे अभी होने बाकी थे। एक तरफ पायल की मौत की गुत्थी उलझती जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ नईम भट्ट की तलाश में पुलिस कश्मीर की वादियों में भटक रही थी। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब खैरियत? घर में सब ठीक है? देखो कैसा मौसम ठंडा हो गया। हाँ सर। और क्या खबर? जनाब, नईम भट्ट का कुछ पता नहीं चला जनाब। उसका एक चचेरा भाई भी है, यहीं रहता है पास में। नाम क्या? इरफान भट्ट। जनाब, नईम भट्ट का खास जिगरा है इरफान भट्ट। दोनों आजकल आसपास नहीं दिखते, लेकिन इरफान भट्ट मुंह छुपा के फिरता है। अगर आप उससे पूछेंगे तो शायद वो कुछ बता दे नईम भट्ट के बारे में। इस इरफान को हम देख लेंगे, तुम अपना एंटीना नईम भट्ट के लिए ऑन रखो। वक्त कम है, कहीं ऐसा ना हो बॉर्डर पार करके उस तरफ चला जाए। इरफान की डिटेल दो। ये देखिए जनाब। ये इरफान भट्ट है? जी जनाब। ये फोटो दूसरे साहब के मोबाइल में भेजो। ओके जनाब। अच्छा मैं चलता हूँ मैं। आजा विवेक। कहाँ जा रहा है बेटा तू? ऑफिस जा रहा हूँ ना। ऑफिस? अभी अभी तो आया तू ऑफिस से 5 मिनट पहले। अच्छा। हाँ सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? हाँ बेबी, आसपास सब जगह लाइट है, बस हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तुम प्लीज आ जाओ ना। यार बेबी, अभी तो नहीं आ पाऊंगा, 2 घंटे लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम वॉचमैन को बोल दो, इलेक्ट्रिशियन बुला देगा कोई। आंटी ये रिपोर्ट आई है, डॉक्टर ने कहा है कि अभिजीत बहुत डिप्रेशन में है। पायल की डेथ का उसके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि कोई तो बात है जो उसे अंदर अंदर खाई जा रही है और जिसे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा।
कहाँ गया था बेटा तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन? हाँ, मैं फोन लेकर गया था, शायद पार्क में रह गया होगा फोन। फोन कहाँ है मेरा? मेरा फोन यही कहीं तू फिक्र मत कर। सुन बेटा, तू चिंता मत कर, हम नया ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है? ये बता, तू गया कहाँ था? ये लेने गया था माँ। बहुत दिन से पेंटिंग नहीं की तो सोचा पेंटिंग करूँ। वाह, बहुत अच्छा, बना, पेंटिंग बना। अरे अभिजीत, अभिजीत क्या लो? क्या हुआ अभिजीत को? कैसी तबीयत अब? मेरी बात हुई है अंकल डॉक्टर से अभी। उसे इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिसीज हुआ है। उसकी मेंटली हालत बहुत नाजुक है अंकल। उठो बेबी। ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? नहीं। कितने लेजी हो गए हो तुम? ना ही मुझे उठना है, ना ही तुमसे दूर जाना। सुबह सुबह बहुत रोमांटिक हो गए थे। तुम मेरी लाइफ का वो ब्यूटीफुल ड्रीम जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहता। आई विल नेवर लीव। बेटा देख, तेरे लिए चाइनीज लाए हैं। बेटा बेटा बेटा, अभी अभिजीत की मौत के 6 महीने बाद कोर्ट ने अहमद पठान को पायल की हत्या के लिए सजा सुनाई। ये बात साबित हो चुकी है कि अहमद पठान ने ही पायल की निर्दयता से हत्या की, लेकिन अदालत प्रोसिक्यूटर की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पे गिना जाए। अहमद पठान का जुर्म बेवजह नहीं था, क्योंकि उस रात पायल ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर अहमद प्रोवोक्ड हुआ और उसने रेप अटेम्प्ट करके उसका मर्डर कर दिया। इस केस के लिए अकेले अहमद जिम्मेदार नहीं है, इसलिए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट की टिप्पणी और फैसला लोगों को नागवार गुजरा और सेशन कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पायल के परिवार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन फिर से जज द्वारा यही कमेंट किया गया कि लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे, जिससे प्रवोक होकर मुजरिम ने रेप अटेम्प्ट किया और पायल की हत्या हुई। जज के कमेंट पर कई बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कई अखबार और न्यूज चैनल्स पर यह मुद्दा बहस का विषय बना, पर कुछ ही दिनों बाद मानो सब इस केस को भूल गए। लेकिन यह केस अभी खत्म नहीं हुआ था। यह केस एक मिसाल बनने वाला था। इस केस में कुछ ऐसा होने वाला था जो सरकार को फिर से कानून में संशोधन के लिए मजबूर करने वाला था। अहमद पठान, तो तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है जेल से, और तुम्हारा बर्ताव भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें पूरे 90 दिन का पेरोल ग्रांट करता हूँ। शुक्रिया जनाब। पैरोल मिलने के बाद से ही पठान फरार था। 90 दिनों की बजाय 180 दिन बीत चुके थे और पुलिस को अब तक इस बात की भनक तक नहीं थी। कैदी नंबर 52, वो तो पैरोल पे है, 6 महीने थे। क्या पैरोल पे? पायल के पिता जब पठान की डिटेल्स निकलवाने के लिए जेल अधिकारी से मिले, तब पुलिस की एक कोताही सामने आई। पायल के पिता ने मीडिया में गुहार लगाई। पुलिस की लापरवाही अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगी और पायल के वकील ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की। आए मैडम, एक मिनट। माफ़ करना जनाब, पिछली बार मेरी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई थी, लेकिन उस गोली पर इरफान भट्ट का नाम लिखा था। इरफान भट्ट? हाँ जनाब, सब पता किया मैंने। इरफान भट्ट के कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पे हम नईम भट्ट के लिए आए। ये देखिए, 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है जनाब, नाम बदल कर काम कर रहा है। आजकल कहाँ है? बारामूला में जनाब।
बारामूला। बोलता है ब्रदर, मैं सा खुशखबरी चोने खातिर वलसा योड़। हाँ बोलो, क्या काम है हमारे लिए? वलसायु देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए काम नहीं है, बहुत से भाइयों के लिए काम है। मोबाइल कंपनी है ये वाला, इधर टावर लगाएगा, कुछ महीने काम चलेगा। 700 रुपये तनख्वाह, 2 वक्त का खाना और शाम का चाय भी इधर ही मिलेगा। कंपनी को काम जल्दी खत्म करना है, इसलिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को बताओ। लुटत ब्रदर, बाबा ने बेनफा। वो देखिए सर, पीछे अपने, ये वही है। वही पकड़ लें इसको। अब आए हैं तो इसको लेकर तो जाएंगे, बस थोड़ा सब्र करो। वलसा रे ब्रदर, वलसा मैं सा खुशखबरी चोने खातिर तो छुपाए, ये जो मोबाइल टावर कंपनी है हमारी किस्मत बदलने वाली है, इसीलिए ये हमको पर डे का 2000 दे रही है। इधर आके अपना अपना नाम लिखवाओ, नाम लिखवाओ, फटाफट नाम लिखवाओ। अरे ब्रदर, तुम काहे करो, क्या इधर आओ। अरे हमारा बहुत अच्छा कंपनी है, आ जाओ आ जाओ ब्रदर, आ जाओ आओ आ जाओ। हम तुम्हारा भी नाम लिख दिया ना, हाँ। आ जाओ, हम तुम्हारा भी कार्ड बनवाएगा। तुमको अच्छा पगार मिलेगा। ये अच्छा कार है ब्रदर, ठंडी बहुत हो रहा है, बैठो गाड़ी में, बैठो फटाफट। आपको पहले कहीं देखा है, कौन हो जनाब? और सटे नईम भट्ट और अहमद पठान। ये जन्नत तेरे जैसे शैतान के लिए नहीं, इसलिए तुझे घसीट कर यहां से निकालने के लिए आए। चलो। बहुत देर कर दी जनाब आते आते, हमको मालूम था एक न एक दिन जरूर पकड़ोगे, पर पिछले टाइम से ज्यादा परेशान किया आपको। कितनी बार कहूं जनाब आपको, अभिजीत ने ही मुझे फोन करके उस पायल को मारने के लिए कहा था। हमने सब पता लगा लिया, अभिजीत ने कभी तुझे ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही उसने कभी तुझे फोन किया। अब बोल। तो पता चल गया जनाब आपको। हमने सोचा हम अकेला क्यों फंसे, इसलिए उस मजनू को भी ले फंसा। सबसे पहले मैंने सीसीटीवी का वायर काटा। उस दिन अभिजीत देर रात तक नहीं लौटा था जनाब, अच्छा मौका था। फिर मैंने मैडम के घर का मेन स्विच ऑफ किया और मैडम का फ़ोन का वेट करने लगा। हेलो, मैं 203 से बोल रही हूँ, मेरे घर की लाइट चली गई है, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला देंगे क्या? पहली बार बिजली गुल किया तब मैं चाबी लेने में नाकामयाब रहा जनाब, इसलिए दोबारा बिजली गुल करनी पड़ी। क्या भैया, बार बार लाइट जा रही है। तीसरे माले में 303 नंबर की फ्लैट खाली थी जनाब, उसी में छुपा दी। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? ओ भैया, नजर अपनी ना गेट पे रखिए। आपको गलत फहमी होगी मैम। देखो, जुबान मत लड़ाओ, बदतमीज कहीं के। थोड़ा सा उसके बदन को देख लिया तो इसका बदन घिस गया। एक औरत होकर आदमी का सुनाती है। उसकी बातें अंगार की तरह चुप रही थी, इसलिए हमने तय कर लिया कि हम उसके गुरूर को तोड़ के रहेगा। इस केस ने सुरक्षा नियमों और पैरोल सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए थे। इस केस के बाद ही सुरक्षा कर्मियों और डोमेस्टिक हेल्प्स की भर्ती के लिए
स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की गई। सिक्योरिटी एजेंसीज को जवाबदेह बनाने के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग को अनिवार्य किया गया और साथ ही रेप और मर्डर जैसे संगीन अपराधों से जुड़े कैदियों को पैरोल ना देने का फैसला लिया गया। यह प्रावधान भी पारित किया गया कि अगर किसी असाधारण स्थिति में किसी अपराधी को पैरोल पर छोड़ा जाए तो उसकी अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है और पुलिस उन पर कड़ी निगरानी रखेगी। पायल के परिवार को अपनी बेटी की कमी हमेशा खलेगी और शायद उन्हें इस बात की तसल्ली भी होगी कि पायल का केस वो जरिया बना जिसने सुरक्षा के नियमों में मौजूद खामियों को उजागर किया और उनमें परिवर्तन भी लाया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। बेला जाधव एक ऐसी लड़की थी जिसकी उम्र भले ही 19 साल की थी, लेकिन उसका मन अब भी बचपन में ही कैद था। वो आज भी 8-10 साल की बच्ची वाली मासूमियत लिए हुए थी, लेकिन उसकी इस मासूमियत का असर समाज के उन दरिंदों पर नहीं हुआ जिनके लिए बेला सिर्फ एक फीमेल बॉडी के अलावा और कुछ नहीं थी। जहां एक तरफ इन बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन मासूमों की असहायता का फायदा उठाते हैं। पैसे कब दे रहा तू मेरे? दूंगा ना, क्या भाग रहा हूँ? कब दे रहा है? दूंगा ना, बोला ना। तू चिल्ला रहा क्या? खराब मत कर। तू चिल्ला के बात क्या कर रहा है? लेकिन धक्का क्या दे रहा है? अरे ये समझा ना, साहब ने बात किया था, तू धक्का क्या दे रहा है? तू क्या दे रहा है? इसको क्या हो गया? बेला, 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 कुछ नहीं होगा। बेला, देख कौन आया है? हाँ, तेरी नहीं, बेला, होगा, देख कुछ नहीं हुआ। देख कौन आया है? इंदु वाहिनी। चल चल नहीं छोड़ो मुझे। देख इंदु वाहिनी है ना, कुछ नहीं होगा। ए मीता, देख नहीं रहा मैं पढ़ रहा हूँ, बंद कर टीवी, कल परीक्षा है मेरी। तो मैं क्या करूं? टीवी बंद कर, नहीं तो काना खाली वाजवेन तुला। कशाला? तेरी परीक्षा है, तेरे को पढ़ना है, तू कहीं और जाके पढ़ना दादा, मेरा प्रोग्राम था। वो चर्बी आ गई ना तुझे? हाँ, बड़े भाई से ऐसे बात करेगी? हाँ? अपनी बहन को मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या करूं? परीक्षा है, फेल हो जाऊं? साला किस्मत ही खराब है, दोनों बहनें मिली, वो भी ऐसी। मिली बेला? हाँ, मिल जाएगी। वो इंदु गई है उसे ढूंढने के लिए, यही कहीं गई होगी खेलते खेलते। बेला अंदर चल। कुछ नहीं होगा बेटा। बड़ा बड़ा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आप लोग घर आए हैं। गया मेरा सीरियल, अब ये चिल्लाती रहेगी 10 घंटे। अब समझा ना डिस्टर्ब होना क्या होता है? अरे बेला ऐसा क्या करते हैं? बेला शांत हो जा बेटा, गप बस। देख देख बेला, अभी शांत हो जा, फिर शाम को अपन छुपन छुपाई खेलना। कहा है तुम्हें कि बेला पे ध्यान दिया कर, ध्यान दिया कर। तुम हो कि क्या कर रही थी तुम? ओहो, तुम तो मत चिल्लाओ। एक तो इसका बच्चा दिमाग, ऊपर से तुम्हारा चिकना चिल्लाना, इसकी वजह से इसके दौरे और बढ़ने लगे हैं। सॉरी बाबा, वो मैं पीछे कपड़े सुखाने गई तभी बेला कहीं निकल गई। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी।
ठीक है, तुम इसे वैद्य जी की दवा दे दो। पर बाबा वो तो माहिती है ना, इसे वैद्य जी की दवा शांत करती है। दे तिला दवा। हो चल, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं तुझे कुछ किचन में खाने को देती हूँ। अच्छा चॉकलेट दूंगी। चल, मुझसे मेरी बेटी की हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। कुनकुनी होती है, ठंडा ठंडा वही वही। तेरे को ये सब पसंद है ना? खाली फुकट नाटक करती है। अरे तुझे तो अरे नहीं ना वही, ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे वाह, आज आमची ननंद किचन मध्ये काय? तू तो किचन से दूर ही रहती है ना? हाँ, पर मैं आज छोले बनाते और मुझे ना एकदम टिक्कट मसाला चाहिए, इसलिए खुद ही बना रही हूँ। हे भगवान, अरे वाह, क्या बना रहे हो? मीठा चीता छोले बना रहे हो? मैंने बोला ना मेरे को मीठा चीता नहीं बोलने का। ठीक है, तो चीता मीठा बुलाऊंगी, पर पहले मुझे छोले बनाने दो ना। नहीं पगना। नहीं बेला, जा तू बाहर जाके बैठ। नहीं नहीं, मैं ना ये गाती हूँ। बेला सुन। अरे ये भगवान, पक्का केला। मीता चिल्ला मत उस पे। तुझे पता है ना कि बेला को मुझसे गलती से गिर गया। जा बेला, तू बाहर जा, मैं ये साफ करती हूँ। हाँ मीता, मैं ये सब साफ करती हूँ, तू वापस काट। उसको बोलने को नहीं होता है ना। मीता दोबारा से काट। मुश्किल कट गया है मेरा। क्या मस्त है यार ये। ये देखना, ये अपने को मिलेगी क्या? इसको ढूंढना पड़ेगा। देख वो देख, सबसे मस्त। ये तो अपनी एरिया की पपलू पर ही है ना। चल कुछ मस्ती करते। पैसा दे। कौन सा पैसा रे? ये कहीं का पैसा तेरा? तेरे को उस दिन पैसा दिया ना, पैसा रिटर्न कर। तू जाना शाना बन रहा है, पैसा दे साले। पैसा तू नहीं देगा, जा तो तेरे को पैसा दे। पैसा दे, पैसा दे तेरे पैसा दे। ये बेला, ये बेला को क्या हुआ? बोलो ना, तुझे चिल्ला मत, डर गई ना बेचारी। सॉरी बेला, चल तुझे चॉकलेट देते। बहुत सारे चॉकलेट है ना। हाँ, डर मत, बिल्कुल मत डरो। अरे पर चॉकलेट कहाँ गई? इसकी ड्रेस में है ना। हाँ, तुम्हें मालूम है चॉकलेट मैंने जादू करके ना तुम्हारे ड्रेस में डाली थी। चलो चलो निकाल दे। हाँ, जेब चेक कर दो। जेब ही नहीं है, सलवार में हो गया ना। चैन में देखते, रुक। मिला चॉकलेट? नहीं यार, कहाँ है? नहीं मुकेश, कुछ नहीं। नहीं बड़ा हो गया इसका टेप रिकॉर्डर फिर से चालू। बाबा कुछ करिए इसका। आज निकल जाती थी इज्जत इसकी, कब तक चलता रहेगा ये? हाँ, कैसे आवारों जैसा घूम रही है ये बाहर। मैं कल ही वैद्य जी के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इसका डोज बढ़ाओ। नहीं बाबा, वैद्य जी के पास नहीं। बहू, तुला चांगलंच माहिती आहे, उनकी दवाई इस पर असर करती है। हाँ बाबा, थोड़ी देर के लिए सही, इसका टेप रिकॉर्डर तो बंद हो जाता है दवाई लेके। बाबा, वो हम बेला को पागलखाने में नहीं डाल सकते? मीता गप्पा बस। मेरा मतलब था इलाज के लिए। और इलाज के लिए पैसे कौन दे रहा? होने वाला ससुर देगा। एक तो मेरे पेंशन से इस घर का खर्चा नहीं पूरा पड़ता, और आलोक की मौत के मुआवजे के पैसे भी अब खत्म होने वाले। वो तो शुक्र है कि वैद्य जी का इलाज सस्ता है, वरना वो भी नहीं कर पाता। अरे बेटा, हाथ में लाओ से ठीक। ये नहीं 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 नहीं। अरे बेटा, ये बेटा, ये चल चल चल, ऐसा ना करे। चल ले ले ले, पानी पी ले, पानी पी ले। छी,
भाई नहीं, मुझे भी लेके चलो ना अपने साथ। नहीं बेला, मार्केट में बहुत गर्दी होती है, मैं भाजी लूंगी या तेरा ध्यान रखूंगी। ध्यान नहीं, मुझे चाट चाहिए, चाट खाना है, प्लीज ले चलो ना। अच्छा ठीक है, मार्केट से आते टाइम तेरे लिए गुप्ता जी का चाट लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक नहीं है ना, अपने साथ लेके चलो ना प्लीज। नाही सांगितलं ना बेला। मीता, ए मीता, क्या? मैं मार्केट जा रही हूँ, तू बेला का ध्यान रखना। आई को बोलना। आई कीर्तन में गई है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐकते का? हाँ चल। बेला, सुन। ए बेला, बाहर आ, देख मैं तेरा फेवरेट चाट लाई हूँ। क्या इंदु तूने ना इसको बिगाड़ के रखा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तू उससे इतना प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है। क्या आई, बेला मेरी बेटी जैसी है। पर बेला, बेला कुटे आए? ए मीता, बेला किधर है? मुझे क्या पता, उधर ही होगी, पीछे देखो। तू एक लड़की का ध्यान नहीं रख सकती? बेला नहीं आई, बेला पीछे तो नहीं है। नहीं है? बेला, बेटा बेला कुठे आहेस? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैं तो यहीं पे बैठ के उसका ख्याल रख रही थी। पता नहीं कब कहाँ निकल गई। तेरे जैसी लापरवाह लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। आई मेरे को। बाबा मिली क्या? आई क्या? बाबा, आपने सब जगह बरोबर देखा ना? हो ना इंदु, सब जगह देखा लेकिन वो नहीं मिली। मुकेश तो उसे शहर के बाहर ढूंढ कर आया। हो वही नहीं, मैंने उधर भी देखा, नहीं थी वो। बाबा, फिर पुलिस के पास चले? हो जाओया ना। अरे बाबा, हो क्या, पुलिस के पास क्यों जाना है? बेला ने पहले इतना नाटक किया है, अब पुलिस आएगी और नाटक होगा। लेकिन उसको ढूंढना तो पड़ेगा ना। खुद आ जाएगी। आई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और अगर नहीं आई तो कल चलते पुलिस स्टेशन। मतलब वो रात भर बाहर रहेगी? अरे देवा, टीचर सोबत काही उल्टा सीधा हो गया तो। अरे आई, कुछ नहीं होगा उसके साथ, आ जाएगी वो, क्यों टेंशन ले रहे हो? कमाल है, आप बोल रहे हैं आपकी लड़की स्पेशल चाइल्ड लेकर रात से गायब है और आप अभी रिपोर्ट लिखवाने आए। साहब चूक झाली, मान्य करो। क्या है, वो हर बार वापस आती थी, लेकिन बेला ने एकदम बच्ची जैसी है, उसे क्या सही क्या गलत नहीं समझता। ऊपर से उसे दौरे पड़ते हैं। दौरे? साहब, उसको चिकना चिल्लाना मारना पीटना बिल्कुल नहीं जमता। ऐसा कुछ होता है तो उसको दौरे पड़ने लगते हैं और फिर 2-3 घंटा लग जाता है ठीक होने में। अच्छा, इसके पहले कभी गई थी उधर से बाहर? हाँ गई थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस आया करती थी। काजी ना करो, हम लोग ढूंढेंगे उसे, उसके डिटेल्स ले लेना और ट्रैफिक पुलिस और बाकी सारे कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दो। राइट, चलो जा। शिरके स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए स्पेशल केस है। लड़की किसी को कुछ बोल नहीं सकती, मदद नहीं मांग सकती। ठीक है सर। कंट्रोल ला दे। एक लड़की का फोटो भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हो साहब, आम्ही बघितलं तो मैं जादव के घर गया और उसकी बहू को लेके आया। हमने देखा कि वो 2 लड़के वो बेला के साथ कुछ गलत कर रहे थे, मतलब ऐसा गलत जगह पे छू रहे थे उसे। छोड़ बेला, तू ठीक है ना? लाज नाही वाटत?
माँ बाप ने क्या संस्कार दिए? अरे वही खाली पीली काय को गरम हो रहे, हम तो इसका ध्यान रख रहे थे, है ना बेला? ऐसे अपनी बहनों का भी ऐसे ध्यान रखते हो? हाँ, छाती छू के? अगली बार से बेला के साथ ऐसा कुछ भी किया है ना तो सीधा पुलिस के पास लेके जाऊंगी। सर हम तो उसका ध्यान रख रहे थे, आज शपथ सर, वो तो हमारा झगड़ा देख के डर गई साहब। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? हाँ सर, हम बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल टाइम से। कभी नहीं लड़ते सर। कभी लड़ना भी नहीं चाहिए कि किसी के सामने भी नहीं लड़ना चाहिए। जैसे उस दिन बेला के सामने लड़ रहे थे ताकि बेला को दौरा पड़ जाए, फिर उसका फायदा उठाए ना। क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? साहब हम तो उसकी फिरकी ले रहे थे, उसको डराने के लिए हम लोग ने उसके सामने झगड़ा किया था, फिर उसको वो दौरा पड़ा, पीछे वाली गली में लेके गए सर, ऐसे ही मस्ती करने के लिए। साहब हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया साहब, उसकी वही आके उसको लेके गई और उसके बाद हमने उसको देखा भी नहीं है साहब, कसम से। वो सर कुछ नहीं किया हम लोग ने। फिर से ऐसा किसी के सामने कुछ नाटक किया ना, 12 महीने के लिए अंदर डाल दूंगा, समझा? शिर के बेला की डिटेल्स निकालो, किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, और किसी ने तो देखा होगा उसको। इनकी डिटेल्स चाहिए मुझे। बेला, बेला, छोड़ो मुझे नहीं। बेला, छोड़ो उसको, छोड़ उसको। नहीं, 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 बाबू, मैंने सुना जादव की लड़की बेला परसों से गायब है। अभी क्या बोलने का भाई, कुछ फैमिली लोग रहती है ना जिनका नसीब ही खराब रहता है, बस वही समझ। क्यों, पहले भी कुछ हुआ था क्या? तो फिर अभी जादव काका का जो बड़ा बेटा है, पहले वो मर गया, अभी जादव काका खुद तो रिटायर है, कोई काम धंधा है नहीं है, घर में पूरी गरीबी फैली है। उनका छोटा बेटा अपनी दुकान पे आता है ना चाय पीने के लिए, हरदम फोन पे उसका टेंशन चालू रहता है पैसे को लेके। क्या बोलेगा और यार। सर, ये मुकेश को आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। 1 हफ्ते पहले उसे कॉलेज से नोटिस मिला था। 3 महीने से उसने कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी थी, लेकिन अचानक ये 15,000 रुपये पे कर दिए। ये कॉलेज की रिसिप्ट है। 3 महीने से पैसे भरने के लिए नहीं थे और एक झटके में 15,000? लॉटरी लगी है उसको? सर मैंने मुकेश के बैंक डिटेल्स चेक किए, उसको कमल राठी नाम के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। कमल राठी? ये कौन है? मुकेश को पैसे दिए थे तूने? हाँ सर, दिए थे, दोस्त है वो मेरा। माल है, मतलब 10 दिन पहले तुम्हारी कुछ दोस्ती नहीं थी, बातचीत नहीं थी, कुछ भी नहीं। 10 दिन में अचानक से दोस्ती बढ़ गई, दिन में 4-4 बार फोन शुरू हो गए और 10,000 तूने उधार भी दे दिए। कॉलेज की फीस देना सर कोई क्राइम नहीं है। कमल तो कुछ और ही कह रहा है। वो तो कह रहा था कि किसी और मकसद के लिए पैसे दिए थे। सर बकवास है ये सब, वो झूठ बोल रहा है। ये मुकेश तो बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तूने उसकी कुछ मदद नहीं की, हालांकि तूने उसकी उधारी चुकाई। उसकी उतनी औकात थी वो मुझे उधार देगा? वो तो बोल रहा है, वो इतने नहीं, वो तो बोल रहा तेरे को दिमाग नहीं, तू बददिमाग है। उसने मुझे बददिमाग बोला? हाँ हाँ, हूं मैं बददिमाग, जो उसकी बहन के लिए मैंने पैसे दिए। कितने? हाँ, कितने पैसे दिए थे? 10,000? सच सच बोल, नहीं तो हॉस्पिटल में फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा तेरे पास। सर, मुकेश चाहता था कि मैं उसकी बहन के साथ सोऊं और उसे पैसे दूं, इसलिए सर वो। उसने बोला और तू मान गया? नहीं सर, पहले मैंने मना किया था उसे, और वो 15 दिनों से मेरे पीछे पड़ा था। फिर मेरे भी मन में लालच आ गया और मैं। कितने में बेचा था उसने बेला को? सर 15,000 में। 15,000 के लिए अपनी बहन को बेच दिया? तुझे शर्म नहीं आई, घिनौना इंसान? सर कॉलेज में फीस नहीं भरता तो कॉलेज वाले निकाल देते। अब वैसे भी सर मेरा बाप तो कंगाल है और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बाप की तरह 15,000 की नौकरी करूं। अरे तू 2 कौड़ी की नौकरी करने लायक नहीं है। तेरे फ्यूचर की जिम्मेदारी तेरी बहन ने नहीं उठाई है, समझा? बेला के साथ क्या क्या किया तुमने? बता रहा हूँ सर, मैंने मुकेश को 10,000 रुपये फीस के लिए एडवांस दिए थे और बाकी के 5,000 में काम होने के बाद देने वाला था। मैं बेला पर नजर रखने लगा था कि वो कब अकेली बाहर जाती है, और सर उस दिन वो अकेली बाहर निकली थी तो मैंने उसका पीछा करने लगा। फिर सर रास्ते में मैंने कमल को भी कॉल किया। सर मैं बेला को गांव के बाहर लेके गया। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम लोग ना गेम खेलने जा रहे हैं। अच्छा, आजा यहाँ बैठ। नहीं कुछ नहीं होगा, बैठ यहाँ पे, ठीक है? तो यहीं बैठ,
कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है? सर मुकेश वहां से चला गया और कुछ देर बाद मैं वहां चला गया। चलो एक खेल खेलें। हाँ, हम ना लुक्का छुपी खेलेंगे। नहीं, पकड़म पकड़ाई खेलें। फिर उसके पीछे गया होगा ना तू? 10,000 तो ऐसे बर्बाद नहीं करेगा तू। हाँ, क्या किया बेला के साथ? सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैं बाहर निकला वो वहां से निकल गई थी। तेरी बहन मुझे यहां से मारकर भाग गई है। क्या भाग गई है? नहीं यार, शायद घर चली गई होगी। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तेरी हवस की वजह से पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा और कहाँ होगी। आखिरी बार कहाँ देखा था उसको? जगह दिखाओ। इधर है। चल, यहाँ रखा था। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ। जगह तो खाली है, देखकर तो कुछ लग नहीं रहा है। सिरके, 2 टीम बनाओ, पूरा एरिया छान मारो। देखो बेला के फुटप्रिंट्स और कपड़े मिलते हैं। ठीक है सर। आसपास भी पूछताछ करो। सर ये देखिए। क्या है कार्डे? ये चप्पल है सर। ये विक्टिम की हो सकती है। एविडेंस बैग में डालो सर, और आगे चेक करो। सर, दुपट्टा, सर यहाँ कुछ मिला है। आइए सर। सर ये देखिए, यहाँ शराब की बॉटल्स मिली है और वो दुपट्टा और चप्पल। सर यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। सर देख, पहचानता है? बेला। शेर के क्राइम स्पॉट यही है, फॉरेंसिक को बुला। इस जगह की 1-1 इंच की फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर। आदिशा। सर मैंने बॉडी अच्छे से चेक की। बेला का बहुत बुरी तरीके से रेप हुआ है और क्या? सर उसके प्राइवेट पार्ट्स में कचरा भरा गया। बहुत बुरी मौत हुई है बेचारे को। और सर एक ईयरिंग भी मिसिंग है उसके। करने लेके आओ उनके इधर। तुम इंसान है हैवान? इतने बुरी तरह से कोई मारता है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इसे। सर मैंने भी नहीं मारा सर, वो तो मेरी बहन थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? अरे तेरी बहन थी, फिर भी बेचा था ना इसको। मार भी सकता है तू। वो भाग रहे होगे इसलिए तुमने उसको मार दिया। सर सर सच में नहीं मारा। करड़े, इनको लेके जाओ मेरे सामने से, लेके जाओ। सिर के सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए मुझे, अर्जेंट। ठीक है सर। दिशा, बेला की फैमिली को बुला। सर। क्या? मुकेश ने किया ये सब? नहीं साहब, मेरा मुकेश ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने खुद ने कबूला है, उसने बेला को बेचा था। और नहीं, मुकेश ने नहीं मारा बेला को, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कबूला है कि उसने बेला को बेचा था अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए। वो बहला फुसला कर बेला को कमल के पास ले गया था और उसे डर था कि वो सबको बता देगी, इसलिए दोनों ने मिलकर बेला को मार दिया। साहब मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबा, मुकेश ऐसा नहीं कर सकता। आय का मजा। मुकेश ऐसा नहीं कर सकता, फिर कौन कर सकता है? इंदु जी, आपको किसी पे शक है? लेकिन अब बता नहीं रही,
देखिए अगर आप बताएंगी नहीं तो हम बेला को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। साहब वो वैद शामराव और उनके बेटे वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। वैद्य जी इलाज कर रहे थे बेला का? हाँ, पिछली बार जब बाबा बेला को वहाँ छोड़ने गए थे दवाई के लिए, और फिर मैं जब बेला को वापस लेने गई थी तो हलकट दे नालायक। बीमार है वो, और तुम लोग ने इसको भी नहीं छोड़ा। अगर बाहर मैंने किसी को बताया ना कि तुम लोग ने क्या किया तो दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारे बाप की। इंदु क्या हुआ? काय को इतनी भड़की हुई है? बाबा देखो ना बहनी कैसे झूठ बोल रही कि बेला को हाथ लगा रहा था। आप ही नहीं बोला था ना बेला का ध्यान रखने को? उसकी सांस रुक गई थी, वही चेक कर रहा था मैं। देखा मैंने कैसे चेक कर रहा इंदु था। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है, और मुझे अपनी आंखों पे। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो तीनों के तीनों जेल जाओगे। साहब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी बेला के जाने के दुख में ज्यादा लोग कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, इंदु के लिए बेला बच्ची जैसी थी, और पति के मरने के बाद बेला से ही उसका मन लगा रहता था। देखिए वैद्य जी, बिना किसी ठोस वजह के कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और खासकर गांव के वैद्य के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, मैं बेला का इलाज कर रहा था। बेला की तबीयत पूरी तरीके से ठीक होने के पहले ही बेला मर गई, इसीलिए इंदु मुझ पर चिड़ी हुई रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। अरे बीमारी को ठीक होने के लिए टाइम लगता है साहब। 100% सक्सेस रेट है माझा, पूरे 50 साल से वैद हूं साहब। मतलब तुम लोगों ने बेला के साथ कुछ नहीं किया जैसा कि इंदु ने देखा था? हाँ सर, नहीं छुआ। इंदु बहनी ना वो क्या बोलते हैं, पैरानाइड है। आलोक दादा के जाने के बाद से वो ऐसे ही रहती है। हम लोगों ने बेला को कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। साहब मैं गारंटी के तो साहब मेरे लड़के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सर ये गांव के वैद्य जी जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उनके बेटों का कॉन्फिडेंस उतना हिला हुआ था। एक काम करो शेर के, क्राइम स्पॉट का डम डाटा निकालो, चेक करो उस दिन शाम को इनमें से कौन कौन वहाँ था। ये जादव फैमिली भी गड़बड़ लग रही, खास करके इंदु। सर बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत 2 नवंबर को रात को 9 से 11 के बीच हुई। गला घोटकर मारा गया था। सर उसके प्राइवेट पार्ट को कचरे की डब्बे की तरह कचरे से भरा गया, पत्थर, बीड़ी, माचिस की। गैंग रेप? जी सर। ये ऐसे लोग हैवानियत लाते कहाँ से? गैंग रेप? अगर गैंग रेप है तो उस दिन तो सिर्फ कमल था। सर मुकेश, सर ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई सीमेंट सैंपल मिला? नहीं सर। बेला के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया था, बल्कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को कूड़ेदान की तरह से इस्तेमाल किया गया था। शायद पुलिस ने भी ऐसी हैवानियत पहली बार देखी होगी। बेला का मर्डर किसी की घिनौनी सोची समझी प्लानिंग थी या फिर मौके का फायदा, ये बात पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पर उसी बीच उन्हें बेला के पिता यशवंत जाधव के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। बस है? हमारा एनजीओ छोड़ी हुई प्रताड़ित औरतों के लिए है। कुछ औरतों को समाज नकार देता है और कुछ को अपना परिवार। बेला के साथ भी यही हुआ। बेला करीब 1 साल पहले मुझे यही मिली थी। एकदम डरी, सहमी सी, डिसओरिएंटेड थी, जैसे किसी ने दवा पिला दिया उसको। अच्छा, जब बेला आपको यहाँ पे मिली तो उसने बताया था कि उसे यहाँ किसने छोड़ा? जैसे उसको थोड़ा होश आया तो एकदम से उसने अपना नाम और पता बताया, और उसने कहा कि उसके बाबा यहाँ उसको छोड़ कर गए। बाबा मतलब यशवंत जी? जी। उसके बाद आपने क्या किया बेला के साथ? यशवंत जी को कॉल किया और बेला उन्हें वापस दे दी। अच्छा, उस समय यशवंत जी ने आपको बताया होगा ना कि उन्होंने बेला को यहाँ क्यों छोड़ा? उन्होंने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद से यहाँ आ गई होगी, पर मुझे पता है कि वो बेला से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। या तो बेला ने वार्डन से झूठ बोला या तो तुमने वार्डन से झूठ बोला। अब सच क्या था हमें बताओ। साहब
सब मैंने झूठ बोला था साहब। मैंने एक बार नहीं 2-3 बार बेला को अलग अलग जगह पर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो वापस आती थी साहब। तुम्हारे खुद की बच्ची थी, स्पेशल चाइल्ड थी, फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहे थे उसके साथ, क्यों? क्योंकि मैं जानता था साहब, मेरे और सरिता के मरने के बाद बेला का ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मीता और मुकेश को तो अपनी ही पड़ी थी, त्याना कोणाची काळजी नव्हती साहब। और रही बात इंदू की, वो अकेली बेचारी उसे कितना संभालती, कब तक संभाल। और साहब, जिस घर का बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होता है ना, उस घर के दूसरे बच्चों की शादी होने में बहुत दिक्कतें आती हैं साहब। तो इसलिए तुमने तय किया कि बेला से परमानेंट पीछा छुड़ाया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बेला तुम्हें रास्ते में मिली, उसने मुकेश की करतूतों के बारे में तुम्हें बताया, तुम्हें डर लगा तुम्हारे बदनामी का, इसलिए तुमने बेला को मार दिया। नहीं साहब, मैं नहीं मारला, मैंने नहीं मारा उसे साहब। आप मेरे बच्ची के कातिलों को ढूंढिए ना साहब, ढूंढिए मेरे बच्ची के कातिलों को। ठीक है, जाओ चिरके मर्डर स्पॉट पे यशवंत का मोबाइल एक्टिव था क्या पता करो, डम डाटा चेक करो। सर, क्राइम जगह का डम डेटा आ गया। मैंने सारे सस्पेक्ट्स को वेरीफाई किया, पंकज, धनंजय, मुकेश, यशवंत और कमल। किसका नंबर मिला? सर, इनमें से किसी का भी नंबर पिंग नहीं हुआ जहां पर बेला का रेप हुआ, लेकिन एक नंबर 8:30 से 9:30 बजे के बीच एक्टिव था। ये रहा प्रूफ। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं। वहां क्या कर रही थी तुम? देखो, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, डम डेटा में साफ साफ तुम्हारा नंबर दिखाई दे रहा है। क्राइम स्पॉट पे तुम क्या कर रही थी? वाह, मेरा भी रेप हो रहा था। दो लोग जानवर के जैसे मुझे भी नोच रहे थे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब बाबा और मुकेश को बेला नहीं मिली तो मैं खुद बेला को ढूंढने निकली थी। बेला, बेला, कहाँ है तू? बेला, ये बेला, बेला, किधर है तू? बेला, मैं तब तक भागती रही जब तक मैं घर नहीं पहुंची। घर में किसी को पता है? साहब, वैसे ही घर में इतनी टेंशन है, ऊपर से बेला भी गायब थी, और मैं फिर घर पे रेप का बोलती तो घर की बच्ची कुछ इज्जत भी निकल जाती। ये तो गलती करते आप लोग, सिर्फ खुद के इज्जत के बारे में सोचते हो। साहब, गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा और होता ही क्या है? उन 2 आदमियों के बारे में बता सकती हो कुछ? कैसे दिखते थे? उनका चेहरा तो ढका हुआ था, पर एक आदमी के पास कीचेन थी। कीचेन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है। कोई खास आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई खास स्मेल, टैटू वगैरह ऐसा कुछ? जरा दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, इनको मेडिकल के लिए लेके जाओ। सर, कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले मुकेश को डिफेंड कर रही थी, और जब खुद का नंबर निकला तो बोल रही है कि मेरे साथ भी रेप हुआ है। सर, मुझे लगता है कि ये मुकेश और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सच क्या और झूठ क्या है ये तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर, मैं इंदू के बारे में उसके मायके के यहाँ पता कर रही थी। इंदू के कजिन प्रकाश कदम की शादी बेला की बहन मीता के साथ तय हुई थी। करीब 1 महीने पहले टूट गई, लेकिन किसी को ठीक तरीके से पता नहीं क्यों टूटी। अफवाह यह है कि प्रकाश ने बेला को मोलेस्ट किया। सर, ये सब झूठ है सर, मी असं काही केलेलं नाही है। तो जादव फैमिली ने तेरे साथ ऐसे रिश्ता तोड़ दिया? मैं आपको बोलता हूँ सर, ये मीता का है ना, जरूर किसी और के साथ लफड़ा होगा। हाँ, इतने पेशेंस नहीं मेरे पास। ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, सच सच बता ताकि बेला के कातिल तक हम पहुंच सके। नहीं बताएगा? सिरके
लेके जा इसको अंदर. चल नहीं सर सांगतो सर. त्याला पहिले कसं टाइमपास करू तर मग. सगाई वाले दिन मैंने बेला को कपड़े बदलते देखा था सर. मुझे लगा थोड़ी पागल है, क्या बोलेगी, तो मैं उसके रूम में घुस गया सर. मैं कर रहा हूँ ना, मैं बांधता हूँ. चल नहीं छोड़ो मुझे. कर रहा हूँ ना. नहीं छोड़ो मुझे. अरे प्रकाश खोल. लाज नहीं वाटत तुला? निकल यहाँ से. मेरे से गलती हो गई सर, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई. मैंने मीता के परिवार वालों को भी बोला कि मेरे से गलती हो गई, वापस नहीं होगी. वो बेला को वैसा देखकर मेरे को क्या हो गया था सर, कुछ समझ में नहीं आया सर. लेकिन उन्होंने सगाई तोड़ दी सर. और ये तो इंदु ताई की रिश्तेदारी थी कि उन्होंने बाहर किसी को ये बात नहीं बताई. इंदु कुछ बताया तेरे को? नहीं सर, उसके बाद तो इंदु ताई ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया. और तो और उसके घर पे कोई भी मुझसे बात नहीं करता सर, सिवाय मुकेश के. हाँ, ये और मुकेश की दोस्ती नहीं समझ में आई रे. सर दोस्ती नहीं है सर, मुकेश ब्लैकमेल करता है मुझे सर. अभी मेरी किसी और के साथ सगाई हो गई है, तो ये बेला वाली बात बाहर ना आए इसलिए मुझे मुकेश को पैसे देने पड़ते हैं सर. ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा सर. ब्लैकमेल नहीं, डील. मुकेश को पैसों की जरूरत थी. उसने कमल के साथ जैसी डील की वैसे तेरे साथ डील की. उसने उस दिन कमल को जैसे बताया कि बेला कहाँ बंद है, वैसे तेरे को भी बताया. तू वहाँ गया, उसका फायदा उठाया और बेला का रेप किया. नहीं सर, उस दिन ना मेरी मुकेश से कोई बात हुई, ना मैं घर से बाहर कहीं गया. आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हो. वो कॉल लोकेशन, डम डेटा ना. सिर्के इसके घर के आसपास भी पूछताछ करो. जरा भी लगे ना ये झूठ बोल रहा है, 100% कर दो. हाँ सर, मैंने प्रकाश को ब्लैकमेल किया था सर. कमल ने मुझे सिर्फ 10,000 दिए थे और मुझे कॉलेज में 15,000 भरने थे. इसीलिए सर मैंने प्रकाश से मांगे. अपने बेचारे बहन को सामने करके धंधा कर रहा था ना तू. तुला लाज नहीं वाटत? और क्या क्या छुपा रहा है हमसे? कमल के साथ मिलकर अपनी बहन बेला का मर्डर किया है तूने. नहीं सर नहीं, मैंने अपनी बहन का मर्डर नहीं किया है. मैंने आपको कितनी बार कहा. सर, इंदु जादव की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है. इसका मतलब इंदु सच बोल रही थी. उसके साथ रेप हुआ था. उसके प्राइवेट पार्ट में भी इंजरी है 4-5 दिन पहले की. लेकिन सर इंदु ने उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा और इस दिन का कुछ भी याद नहीं है उसे. दिशा, अक्सर ट्रॉमा में मेमोरी धोखा दे जाती है, लेकिन उसे याद दिलाना होगा क्योंकि उसकी और बेला की केस उसकी याददाश्त पे डिपेंड है. देखिए इंदु जी, आपके साथ और बेला के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. लेकिन आपके साथ जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए. और सज़ा उसी वक्त मिल सकती है जब हमें मदद कर सकती है आप. देखिए, मुझे पता है इस हादसे को वापस याद करना आपके लिए बहुत तकलीफ वाला काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करा. साहब, वो आदमी के पास एक कीचेन था, लाल कलर का स्पाइरल वाला. वो कीचेन उसकी बेल्ट से लटकी हुई थी. एक ही चाबी थी उसमें और वो बार बार उसके पॉकेट से गिर रही थी और वो उसको अंदर डाल रहा था. तो दोनों के मुंह से बहुत गंदी बात आ रही थी. वो बदबू अभी भी मेरे दिमाग में है. शायद बीड़ी की थी. शिरकी, एक काम करो, गांव के आसपास और गांव में जितने भी पान ठेले हैं वहाँ से बीड़ी के सैंपल लेके आओ. और इंदु जी जो बता रही है उस तरह का किचन का सैंपल भी लेके आओ. इंदु जी, इस तरह की की चेन अक्सर बाइकर्स लोग यूज़ करते हैं और इसका दूसरा पार्ट यहाँ बेल्ट में अटैच होता है ताकि चाबी गिरे ना. क्या इस तरह की चेन थी उसके पास? हाँ सर, ऐसी ही की चेन थी. सिर के बीड़ी के सैंपल सिर्फ इतने मिले? हाँ सर, केवल गांव की 3 दुकानें ही हैं जो बीड़ी बेचती हैं और 3 ही ब्रांड अवेलेबल हैं. बाबा, सर पेट पर बीड़ी. पानी दो.
पहली वाली। ऐसी बदबू थी शायद। सर रजनी बीड़ी कौन सी दुकान में मिलती है? सर ये तीनों दुकान पे अवेलेबल है। तीनों दुकानों पे नजर रखो। ये बीड़ी की लत उस रेपिस्ट को दुकान तक जरूर लेके आएगी। पुलिस की सारी उम्मीदें अब उन रेपिस्ट पर ही टिकी थी कि कब कोई बाइकर अपनी बीड़ी की लत को पूरा करने के लिए आएगा, या शायद आएगा भी नहीं। 4 दिन हो गए थे पुलिस को पान बीड़ी की दुकान पर नजर रखते हुए, पर उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली थी। शायद बेला का गुनहगार इस गांव का हो ही ना। अब देखना यह था कि पुलिस कितने दिनों तक अपनी कोशिश जारी रखती है। रजनी बीड़ी दे रहे दे। ये कौन है? पुलिस! अरे चल पकड़ो इसे। काय को पकड़ रहे? ओए मैंने क्या किया? ओ साहब ये क्या जबरदस्ती है? मेरे को क्यों उठाया? हिंदू का रेप किया था ना तुमने? हाँ पहचान लिया उसने। इतना ही नहीं, बेला का रेप और मर्डर जहां हुआ वहां तुम्हारा मोबाइल लोकेशन एक्टिव दिखा रहा है। शिरके बोलेगा बोलेगा ना? बता। उस रात हम दारू पी रहे थे तो वहाँ बेला आई, ऐसे ही अकेली भटक रही थी तो हमने उसका पीछा किया। हिंदू किसी तरह से वहाँ से भाग निकली। हमें मालूम था उसने हमें पहचाना नहीं है, इसलिए हमने उसका पीछा नहीं किया। फिर वापस साइड में हम कि उसे जंगल के कोई जानवर नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कभी जिंदगी भर सर जेल में और निकाल तेरी हवस। क्या हो गया है हमारे समाज को और कैसे ठीक होगी ये भ्रष्टता, ये अनैतिकता? अब भी अगर हमने अपने समाज को सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए तो हर घर में बेला की कहानी दोहराई जाएगी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।